नमस्कार, मैं लक्ष्मी प्रसाद मालगुडी, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड आपका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी आरोह भाग 1 के मियां नसरुद्दीन पाठ के जो दूसरा भाग है, शेष भाग, उसको पढ़ेंगे। इस भाग के चर्चा के कुछ बिंदु हैं। शब्द चित्र संस्मरण पर चर्चा। शब्द चित्र किसी व्यक्ति विशेष का जो साहित्य के रूप में एक विधा है, शब्दों और वाक्यों के द्वारा खींचा गया एक चित्र जैसा जब आंखों के सामने उभरता है, तो ऐसी कोई कहानी किसी व्यक्ति विशेष की, उसको शब्द चित्र कहते हैं। संस्मरण जिस घटना में स्वयं साहित्यकार लिखने वाला भी शामिल होता है और जो पहले कभी घट चुका हो, काफी समय पहले, उसको हम संस्मरण कहते हैं। उस पर हम चर्चा करेंगे। मुहावरे और कठिन शब्द विषय पर भी चर्चा होगी। पैतृक व्यवसाय क्या है, इस पर चर्चा हम करेंगे कि जो खानदानी पेशा होता है उसी को पैतृक व्यवसाय यहाँ पर कहा गया है। और खोजी पत्रकारिता, एक पत्रकारों के साथ एक शब्द जुड़ता है, खोजी पत्रकार है ये। तो वो खोजी पत्रकारिता क्या हुई, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमने पढ़ा था मियां नसरुद्दीन के पास कुछ पत्रकार आते हैं, जो लेखिका वगैरह हो सकती हैं, तो वो उनसे कुछ प्रश्न करते हैं उनके पेशे के संबंध में कि आपका पेशा कैसा है, आपने कैसे अपनाया। तो वो बताते हैं कि मेरा ये खानदानी पेशा है, मेरा ये पैतृक व्यवसाय है, मुझे अपने बाप दादों से ये काम मैंने सीखा है और वो काम मुझे मिला है, मैं इसलिए इस काम को करता हूँ। उसके बाद वो अपनी बात रखते हैं नसीरुद्दीन साहब। तो नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कश खींचे, फिर गला साफ किया। उनके पूछने पर कि आपने उनसे क्या सीखा, जब उन्होंने पहली बार आपको कुछ सिखाया होगा, कोई नसीहत दी होगी, तो उन्होंने जो बीड़ी पी रहे थे 2-3 कश खींचे और अपना गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले। उनकी एक शैली है, शैली एक ढंग है, एक स्टाइल है। अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बता ही दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। कह बे, बच्चा कहता है बे। कह जीम, बच्चा कहता है जीम। उनके प्रश्नों का उत्तर किस अंदाज में दे रहा है, ये देखिए। ये एक लिखने की शैली है और जिस शैली में ये लिखा गया है, आपको पढ़ते हुए, सुनते हुए समझना होगा कि इसी शैली में हमने आगे बढ़ना, और ये समझेंगे कि ये तरीका है कहने का, ये ना हो कि ये कुछ और कह रहा है। तो उन्होंने कहा कि जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है, यानी कोई छोटा बच्चा जब विद्यालय में उसको भेजते हैं, मदरसे में जब उसको भेजते हैं, तो वहां पर पहली बार वो जब पहुंचता है तो उस्ताद क्या कहता है, यानी उस्ताद का मतलब गुरु। तो गुरु कहता है बच्चे को कह अलिफ। वो सीधे सीधे बात रख रहा है, जैसे अ से अनार, आ से आम, तो अ आ ई ई या ए बी सी डी, इस तरह से बच्चे को सिखाया जाता है। तो यहाँ पर मियां नसरुद्दीन कह रहे हैं कि उस्ताद कहता है कि अलिफ, उर्दू की वर्णमाला के ये शब्द हैं शुरुआती, जैसे ए बी सी डी अंग्रेजी के, अ आ ई ये हिंदी के हैं, ऐसी उर्दू के शब्द हैं अलिफ। बच्चा फिर उसको दोहराता है, जो गुरु कहता है, जो उस्ताद कहता है अलिफ। कह बे, अर्थात गुरु उस बच्चे को कहता है, उस शिष्य को कहता है, अपने शागिर्द को कहता है कि कह, यानी कहो बे। तो बच्चा कहता है बे। कह जीम, फिर बच्चा कहता है जीम। ये उर्दू की वर्णमाला के शुरुआती अक्षर हैं वर्णमाला के, इसलिए यहाँ पे अलिफ बे जीम ये आए हैं। क्योंकि वो स्वयं एक मुस्लिम था और उसने वो शब्द सुने थे, वो अक्षर सुने थे, उन्हीं को वो कहता है। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। अगर वो गलती करता है, वो बच्चा, वो शिष्य, वो विद्यार्थी, तो जो उस्ताद होता है, जो गुरु होता है, जोर का एक हाथ उसके सिर पर मारता है
और जो शागिर्द होता है, शागिर्द माने शिष्य, विद्यार्थी। शागिर्द शिष्य या विद्यार्थी। तो जो शिष्य होता है वो मार खाने के बाद भी चुपचाप जो सिखाया गया उसको दोहराने की कोशिश करता है, सही बोलने की कोशिश करता है। समझे साहिब? उसने तब कहा कि हाँ साहिब, आप समझ गए, पत्रकारों को कह रहा है ये मियां नसरुद्दीन, जो उससे पूछ रहे हैं उनको बता रहा है। एक तो पढ़ाई ऐसी, और दूसरी ने फिर बात आगे बढ़ाई नसरुद्दीन ने, एक तो पढ़ाई ऐसी होती है, विद्यालय गए, मदरसा गए, वहां गुरु इस तरह से उनको पढ़ाता है, और एक दूसरी ढंग की पढ़ाई होती है। वो कैसी होती है? आधी बात बोली उसने, यहाँ पे आप देख रहे हो 3 डॉट है। इसका मतलब हुआ जब कभी भी कहीं पर ऐसा लिखा हो और उसके आधा लिखा हो, उसके बाद डॉट डॉट ये रिक्त स्थान के बिंदु बिंदु लगाए हो, इसका मतलब उसने या तो बात छोड़ दी, या वो आधा ही बोल पाया, तब तक बात बदल गई। बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज दे डाली। अब वो दुकान थी उसकी, कोई ना कोई उसके सामने से गुजरता होगा, तो एक मीर नामक एक व्यक्ति था, तो उसको उसने मीर साहिब यहाँ पर लिखा इन्होंने, तो मीर साहिब को आवाज दे दी। क्या बोला? कहो भाई मीर साहिब, सुबह ना आना हुआ। अर्थात उनकी कभी बात हुई कि तुम सुबह नहीं आए, पर क्यों नहीं आए? अब आप देखिए ये वाक्य, ये नसरुद्दीन के वाक्य हैं, इस तरह से कहने का तरीका उसको। जैसे कहो भाई मीर साहिब, सुबह ना आना हुआ, पर क्यों? मीर साहिब ने सिर हिलाया कि हाँ नहीं आया मैं, मियाँ अभी लौट के आता हूँ तब बतावेंगे। अब बतावेंगे, अगर हम इसको आज के मानक शब्द लिखेंगे तो बताएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा अनपढ़ था, और उस समय की शैली और आज की शैली में बहुत सारा अंतर आ चुका है। तो बतावेंगे पुराने लोग बोलते थे, और पुरानी पुस्तकों में भी बतावेंगे, जावेंगे ऐसे शब्द देखने को मिलता है। तो भाषा हमेशा परिष्कृत होती रहती है, नए रूप में आती है, तो इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग भी आप देखते रहें, उन पर भी गौर करिए। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? अब उसने, आपने देखा होगा जब हम बता रहे थे कि उसने कहा एक पढ़ाई ये और दूसरी, बात आधी हो गई थी। उसी बात को यहाँ पर कह रहा है जो ये पूछने वाला था पत्रकारों में से एक साथी, कि आप दूसरी पढ़ाई की बाबत, उसके बाबत का मतलब विषय में, उसके विषय में, बाबत का मतलब होता है विषय। तो दूसरी पढ़ाई के विषय में बताओ आप, वो क्या है? वो भी बताइए ना, वो दूसरी कौन सी है? इस पर मियां नसरुद्दीन ने यों सिर हिलाया कि सुकरात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। अब मियां नसरुद्दीन ने क्या कहा? जैसे सुकरात हो। अब सुकरात शब्द आया यहाँ पे, इसका मतलब एक यूनान का दार्शनिक था सुकरात, और आज से लगभग 2000 वर्ष पहले हुआ, और वो बहुत बड़ा दार्शनिक था। उसने उस समय जो दर्शन दिया, जो उस समय उसने विचार दिया, तो वो एक अनोखा विचार था समाज के लिए, और वो किसी से डरता नहीं था। वो फिलोसफर एक शब्द आता है अंग्रेजी में, उसी को हम हिंदी में दार्शनिक कहते हैं। तो सुकरात हुआ है, जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारे दार्शनिक हुए हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, जो दर्शन शास्त्र के रचयिता भी हुए हैं, जैसे पतंजलि एक दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने योग शास्त्र लिखा, योग दर्शन दिया है। ऐसे गौतम मुनि हुए हैं, उन्होंने न्याय शास्त्र लिखा है। ऐसी वैशेषिक एक दर्शन शास्त्र की पुस्तक है भारतीय, उसमें तो वो लिखा है कणाद ने, जिसमें अणु और परमाणु की भी चर्चा है। इसी प्रकार मीमांसा, पूर्व मीमांसा है, जैमिनी, महर्षि जैमिनी ने वो लिखा है, एक दर्शन दिया है। वेदांत दर्शन है, महर्षि वेद व्यास ने वेदांत दर्शन संसार को दिया है। तो कहने का मतलब ये भारतीय दर्शन है। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल ने दिया है। तो ऐसे ही यूरोप में सुकरात हुए, अरस्तु हुए, प्लेटो हुए, ये दार्शनिक हुए हैं। तो वो जैसे दार्शनिक से जो पूछा जाता है, वो सबसे हट करके जवाब देता है, और सबसे उत्कृष्ट श्रेणी का जो व्यक्ति होता है, एक बुद्धिजीवी, वो एक दार्शनिक
होता है। तो सुकरात भी ऐसे दार्शनिक हो। तो मान लो वो इस अंदाज में उसने सिर हिलाया हो कि उसके पास सारे संसार के प्रश्नों के उत्तर होंगे। इसलिए यहाँ पर सुकरात शब्द आया है और सुकरात का संक्षिप्त इतिहास मैंने आपको यहाँ पे या उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी है। आप उसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। वो क्या होती है उस पर आगे बात करते हैं। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। अब वो जो दूसरी सीख होती है, जो दूसरी पढ़ाई होती है, उस पर चर्चा कर रहा है कि आप सुनिए, बच्चा आपने सोचा कि मदरसे में भेजना है, तो भेज दिया बच्चे को मदरसे में, मदरसा पाठशाला में। तो आज मदरसे नाम से अलग से विद्यालय भी हैं और जो विद्यालय अन्य हैं वो स्कूल, पाठशाला, विद्यालय कहते हैं। तो मदरसा अलग से, जहाँ उर्दू की विशेष पढ़ाई होती है वो भी मदरसा था। तो उस समय मदरसे खूब हुआ करते थे, तो मदरसे में ही जाते थे सभी धर्मों के लोग जाया करते थे, उनके आसपास मदरसे अधिक होते थे। तो वहाँ भेजते हैं, कहते हैं ना वो कच्ची में बैठा ना पक्की में। अब ये कच्ची पक्की क्या हुआ ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे आज नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी होता है, उस जमाने में उसको कच्ची वन में यानी कच्ची और एक में, यानी अभी एक में नहीं गया वो, अभी कच्ची क्लास में है, अभी एक में पहुंचा नहीं, एक से पहले वाली जो कक्षा है वो कच्ची हो गई। और न पक्की में, यानी अब वो एक में चला गया और पक्की कक्षा में चला गया, तो उसको कहा यहाँ पे पक्की। तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न पक्की में बैठा, न दूसरी कक्षा में बैठा है। पक्की माने कक्षा एक में भी नहीं बैठा हो, दूसरी में भी नहीं बैठा हो, वो सीधा जाके कहाँ बैठा, तीसरी कक्षा में बैठ गया, ये कह रहा हो। हम यह पूछेंगे कि उन तीन जमातों का क्या हुआ। ये कह रहा है कि दूसरी पढ़ाई के विषय में कि वो कच्ची में नहीं गया, पक्की में नहीं गया, दूसरी में नहीं गया, तीसरी में बैठा दिया। उन तीन जमातों का क्या हुआ, जमात माने कक्षाओं का क्या हुआ, कक्षा, श्रेणी। तो उन तीन कक्षाओं का क्या हुआ जो छूट गए और सीधे तीसरी में बैठ गया। क्या हुआ उन तीन किलासों का, एक बार जमात बोला, दूसरी बार किलास, जो अंग्रेजी का क्लास है CLASS, उसी को यहाँ पर मियां नसरुद्दीन क्लास कह रहा है। अपना ख्याल था कि मियां नसरुद्दीन नानभाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। इन्होंने सोचा जो ये कहना चाह रहा उनकी समझ में तो कुछ आया नहीं, क्या कहना चाह रहा है, प्रश्न क्या था, उसका उत्तर क्या दे रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं था उसको। और वो जो बोल रहा है और बड़े आत्मविश्वास के साथ बोल रहा है। गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। ये स्वयं अर्थ ले लें अगर इनको समझना है। फिर इनको ये लगा होगा शायद कि ये जो कहना चाह रहा है अपनी बात को बढ़ाने के लिए हो सकता हो भूमिका बना रहा हो और बाद में बताएगा। तो अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, उसका निष्कर्ष भी निकालेंगे, उसका सार बताएंगे। पर वो उससे बेफ़िक्र, उसको कोई चिंता नहीं कि इसका सार निकालना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसका कोई मतलब भी होगा। और वो फिर हमसे ही पूछने लगे, मियां नसरुद्दीन क्या पूछने लगे, आप ही बताइए उन दो तीन जमातों का क्या हुआ, जो जो दो या तीन कक्षाएं छूट गई थी उनका क्या हुआ। उसने खुद हमसे ही पूछा और खुद ही बोला कि वो सीधे तीसरे में बैठ गया। तो इनकी समझ में नहीं आया हम क्या उत्तर दें। तो वो कहते हैं यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। जिसने पूछा कहता ये बात तो मेरी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। इस बार शाही नानभाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। कल्लन के पोते हैं ये, यानी इनके दादा का नाम मियाँ कल्लन था। तो शाही नानभाई थे वो, शाही समझते होंगे आप, जो राजघराने होते हैं। तो वहां के ये नानभाई थे, राजाओं के रसोइये थे ये। तो कल्लन का पोता नसरुद्दीन अपने बचे खुचे दांतों से, बचे खुचे दांत का मतलब वो वृद्ध हो चुका है, बहुत सारे दांत झड़ चुके हैं, तो उन दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था जो मैं कहना चाह रहा था, आप कह रहे थे कि मेरी समझ में नहीं आया, कोई मतलब ही नहीं निकला। तो कह रहा क्या मेरा मतलब साफ नहीं था, साहिबो अभी साफ हुआ जाता है, अभी मैं स्पष्ट कर देता हूँ, जरा सी देर को मान लीजिए। यहाँ पर
एक शब्द है जरा और एक शब्द होता है जरा। इनको भी आप समझ लो, इन दोनों में अंतर क्या है। एक है जरा और एक है जरा। अगर जौ के नीचे हम एक नुक्ता लगा देते हैं तो वो बन जाता है जरा माने थोड़ा, और अगर हम जरा लिखते हैं तो उसका अर्थ होता है बुढ़ापा। और वो संस्कृत शब्द है जरा, और जिसमें नुक्ता होगा वो शब्द होता है उर्दू का जरा यानी थोड़ा। तो ये अंतर स्पष्ट कर लो, इतना कभी पूछा जाए मिलते जुलते शब्दों का अर्थ, तो इस छोटे से नुक्ते का भी बहुत मायने होता है, ये समझना है। तो कहते मान लीजिए हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्टी बनाना न सीखते, भट्टी को आंच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? अब उस बात को वो मिला रहा है अपने, जो उसने पहली बात कही थी उसको स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा है। शुरुआत में क्या होता है, जब आरंभ करते हैं किसी काम को या सीखते हैं, तो कोई गाड़ी चला रहा है तो शुरुआत में वो गाड़ी को साफ करना धोना सीखेगा, आगे पीछे करना सीखेगा, तब बनेगा कंडक्टर परिचालक, और तब बनेगा वो चालक उसके बाद, जब वो इस क्षेत्र में पूरा हो जाएगा। ऐसे ही किसी काम को करते हैं, तो जैसे खाना बनाने का काम सिखाना था, तो सीधे सीधे ये नहीं कि तू खाना बनाना शुरू कर दे कल से। वो कहता है कि हम बर्तन धोना ना सीखते, अर्थात हमने शुरुआत में बर्तन धोना सिखाया। हम भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी कैसे बनाई जाती है सुलगाई जाती है, पहले मिट्टी की भट्टियां होती थी, या फिर तंदूर वाली अगर भट्टी होगी तो वो भी भट्टी मिट्टी से बनाई जाती है। तो भट्टी कैसे बनाते हैं वो भी हमने सीखा, और उस पे लकड़ी किस तरह से लगाई जाती है, आग किस प्रकार से जलाई जाती है, वो सब कुछ हमने सीखा। भट्टी को आँच न देना सीखते, अगर भट्टी में कैसे आग जलानी ये भी नहीं सीखते तो कैसे आगे बात बढ़ती। तो क्या हम सीधे-सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? अर्थात सीधे-सीधे हम खाना बनाना तो नहीं सीख सकते ना, उसमें निपुण तो नहीं हो सकते थे हम। इसलिए पहले हमने बर्तन धुले, फिर भट्टी बनाई, फिर उसमें आग जलाना सीखा, और तब हमने ये सीखा। अब आगे बात करते हैं मियाँ नसरुद्दीन कि हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। मियाँ नसरुद्दीन ने इनकी तरफ ऐसे देखा कि जैसे वो हमसे कुछ उगलवाना चाहते हैं, कुछ उत्तर उगलवाना चाहते हैं। जो मैंने कहा, यानी मियाँ नसरुद्दीन सोच रहे होंगे कि जो मैंने कहा अब उसके जवाब में ये कुछ कहेंगे, इस तरह से उसने देखा। फिर बड़े ही मजे अंदाज में कहा उन्होंने, मजा हुआ अंदाज, जिस अंदाज में आदमी पूरी तरह से मजा हुआ है, रमा हुआ है, उस अंदाज में बोले, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। अब यहाँ पे दो बार तालीम आया हुआ, तालीम की तालीम, तालीम माने सीख। कुछ जब हम कुछ शिक्षा लेते हैं तो शिक्षा लेने के लिए भी हमें एक शिक्षा लेनी होती है कि कैसे हम शिक्षा लें, यानी सीखने के लिए भी हमें ये सीखना पड़ता है कि हम कैसे सीखें। तो इसीलिए कहा उन्होंने तालीम की भी तालीम बड़ी चीज होती है। तो अगर पूछा जाए कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि सीखने के लिए भी हमें कुछ चीजें सीखनी होती है। सिर हिलाया, है साहिब माना, बिल्कुल होता कि नहीं होता है, माना आपने अब? मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गई, उनको लगा कि मैंने कुछ बहुत अच्छा बोल दिया, और वो खुश हो गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। उन्होंने अपने अतीत की बात की कि अगर हम यहाँ पे खोमचा नहीं लगाते, ये झोपड़ी नहीं बनाते, ये छोटी सी दुकान जैसी नहीं बनाते, ये खोखा नहीं बनाते, तो आज हम क्या यहाँ बैठे होते। शुरुआत में हमने खोमचा लगाया और आज हम बड़े इस काम में खूब निपुण हो चुके हैं। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया। जब मियाँ नसरुद्दीन खोमचे वाले दिनों में भटकते रहे, यानी उन्हें लगा कि वापस पुराने दौर में चले गए, हम इससे कुछ और पूछना चाह रहे हैं, तो हमने बात का रुख मोड़ा और ये कहा कि आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया कि मैं हम खानदानी नानबाई हैं, तो क्या यहाँ और भी नानबाई हैं, कुछ और भी हैं आपकी तरह रोटी बनाने की कला में जो निपुण हो? मियाँ ने घूरा, बहु तेरे, बहुत सारे हैं रोटी बनाने वाले, खाना बनाने वाले,
पर खानदानी नहीं है वो लोग, खानदानी तो सिर्फ हम हैं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नान भाई कोई नई चीज खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जापना। अब यहाँ पर इस बात को समझिए। फिर उसने जब ये बोला कि ये पूछा उनसे कि यहाँ पर और भी हैं, तो कहते बहुतेरे। बहुतेरे माने बहुत सारे नान भाई हैं, लेकिन वो सारे खानदानी नहीं है। फिर बात को आगे बढ़ाता है वो कि सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। उसके दिमाग में एक बात चक्कर काट गई, यानी कुछ सोचने लगा और इनको बताने की कोशिश कर रहा है वो। हमारे बुजुर्गों से एक बार बादशाह सलामत ने यूं कहा, कुछ कहा, पूछा होगा कभी उनसे, उन रसोइये से, क्योंकि कह रहा है कि मेरे खानदान में रसोइये थे हमारे दादा परदादा। तो सलामत से बादशाह ने कहा होगा, बादशाह के साथ सलामत शब्द जुड़ा हुआ सम्मान सूचक। मियाँ नान भाई कोई नई चीज खिला सकते हो? उन्होंने कहा कि जैसे आप भोजन बनाते हैं हमारे लिए, कुछ नया बनाओ, और कोई नई चीज खिला सकते हो तो बताओ, कुछ खिला सकते हो? तो हमारे जो बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, उन्होंने बादशाह सलामत को कहा, हुक्म कीजिए जहाँपनाह। जहाँपनाह भी बादशाह को ही कहते हैं, जो सारे जहां को, सारे संसार को पनाह दे, उसको कहते हैं जहाँपनाह। दो शब्दों से मिलके बना है। जहां माने संसार, जहान, और पनाह माने शरण। तो सारे संसार को शरण देने वाले, ये उर्दू शब्द है जहाँपनाह। और इसका अर्थ है जो सबको शरण दे, सबके आश्रयदाता हों, ऐसे बादशाह राजा हों। उन्होंने कहा कि हे जापना, आप हुक्म कीजिए, हम आपके लिए क्या बनाएं? बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। अब उन्होंने क्या कहा, हमें ऐसी चीज खिलाओ न आग से पकनी चाहिए न पानी से, हम ऐसी चीज खाना चाहते हैं। अब इनको लगा कोई बड़ी बात, कोई नई बात, कोई छिपी हुई बात, जिसके बारे में हमने आज तक नहीं सुना, ऐसी कोई बात बताने वाले हैं मियाँ नसरुद्दीन। तो उन्होंने प्रश्न किया, क्या आपके पूर्वजों से उनसे बनी ऐसी चीज? क्यों न बनती साहिब, बनी, और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। उन्होंने बनाया, बादशाह सलामत ने खूब खाई वो, और खूब तारीफ भी की, सराहा भी उसको। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है, लाया चाहता है, लाना चाहता है, ये पुराने वाक्य प्रयोग हैं, तो इसको इसी रूप में हमें समझना है। नए मानक में आप लिख सकते हैं इन वाक्यों को। इन्होंने सोचा मैं आज कुछ नया पता लगने वाला है, ऐसा कुछ कि जो बनता है लेकिन आग में भी नहीं पकता और पानी से भी नहीं पकता। बेसब्री से पूछा, वो बेचैन होगी, व्याकुल होगी कि वो कौन सी चीज थी। तो प्रश्न करते हैं वो, वह पकवान क्या था? कोई खासी चीज रही होगी जब ऐसी चीज है, क्योंकि जो कुछ भी पकवान होता है, जो पके वो पकवान, यानी जो आग में पके वो, उसी को हम पकवान कह सकते हैं। और पकाने के लिए पानी की भी आवश्यकता होती है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे कोई और दाल हो, चाहे कुछ और हो, चाहे रोटी भी हो, तो आटे में पानी तो पड़ता ही है, तभी आटा गूंथा जाता है। तो कहा कि भाई वो पकवान क्या था? कोई खास चीज तो रही होगी। मन ही मन प्रसन्न थे ये पूछने वाले, ये पत्रकार। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे, सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है। और थोड़ी देर चुप रहे, उन्होंने सोचा कि कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद, इसलिए सोच रहे हैं। नसरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, रूखापन दिखाया उन्होंने, क्योंकि वो उसका उत्तर सही तरह से नहीं जानते थे, इसलिए वो अकड़ करके बोले, यह हम न बतावेंगे, हम नहीं बताएंगे आपको क्या है वो। कई बार हम जिस बात को नहीं जानते हैं और वैसे ही सामने हम हाँक देते हैं डींग, तो वो कहते हैं बता, तो वो कहते नहीं आपको नहीं बताएंगे या हम नहीं बताएंगे। यही बात यहाँ पर भी है कि हम यह न बताएंगे, बस आप इतना समझ लिए। इतना का मतलब इतना समझ लीजिए। एक कहावत है ना, एक कहावत है ना कि खानदानी नान भाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। उन्होंने एक कहावत की बात की, वो कहावत चलती होगी उस जमाने में कि खानदानी नान भाई कुएं में भी क्या कर सकता है? रोटी पका सकता है। ये कहावत होगी। जो दंत कथाएं होती हैं, कई कहावतें होती हैं, वो एक से सुना फिर आगे बढ़ती रहती है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो उसने भी उस कहावत की चर्चा की। कहावत जब भी गढ़ी होगी, जैसे मुहावरे भी गढ़े जाते हैं, और बातें भी गढ़ी जाती हैं, कुछ घटनाएं होती हैं वो भी गढ़ करके अगली पीढ़ी को वो
बात बताई जाती है, ट्रांसफर की जाती है। तो जब भी गढ़ी होगी हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी तरह उतरती होगी, उनके कारनामे पर जो उन्होंने किया होगा कर्तव्य, उसी पर ये कहावत गढ़ी होगी। जैसे हम कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, एक मुहावरा है। अब ये कहावत कहते हैं गढ़ी है, रैदास जी थे, रविदास जी थे, और वो गंगा के भक्त थे, और गंगा के भक्त होने के नाते वो गंगा मैया को अपनी कठौती में ही देखते थे, उन पर गढ़ी होगी उस जमाने में। तो ऐसे ही ये भी कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हमारे बुजुर्गों की गढ़ी होगी ये। मजा लेने के लिए टोका। अब इनकी समझ में आ गया कि ये थोड़ा सा फेंक रहा है, थोड़ा सा वैसी बातें बना रहा है कुछ नहीं इसके पास। तो थोड़ा उन्होंने सोचा वो चलो चुटकी ले लेते हैं, तो इनको टोका बीच में, मियां नसरुद्दीन को टोका। कहावत यह सच्ची भी है कि इन्होंने कह ही दिया, ये सच बात है कि, इसका मतलब आगे क्या कहना चाह रहे हैं, मियां नसरुद्दीन समझ गया कि ये कहना चाह रहे हैं कि ये सच्ची नहीं है, झूठी है। बात कही नहीं, लेकिन बात वहीं पे छोड़ दी इन्होंने। मियां ने तरेरा, तरेरा मतलब घूरा, और क्या झूठी है, उनसे ही पूछा क्या ये बात झूठी है, आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम। अगर बात झूठी है तो जब रोटी पकाने की मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें झूठ का क्या काम है, झूठ से रोटी पकेगी क्या, पकती देखी है आपने झूठ से रोटी पकती है, रोटी जनाब पकती है आंच से, समझे। उसने उनको ही हड़का दिया, उनको ही डांट दिया, सिर ही हिलाना पड़ा, हाँ जी क्या करें, ठीक फरमाते, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, तब तक कोई और वहां से गुजर रहा होगा, निकल रहा होगा। रहमत मियाँ जा रहे थे, कहा होगा मियाँ रहमत इस वक्त किधर को, अरे वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने, किसी लड़की की बात कर रहे होंगे, अनपढ़ था इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया उसने। तो वो रुमाली लेने नहीं आई, कहा होगा रुमाली रोटी लेने आऊंगी। रुमाली रोटी होती है बिल्कुल रुमाल की तरह पतली और बड़ी, तो उसको लेने नहीं आई, शाम को मंगवा लीजो, यानी शाम को मंगा लेना। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी, इन्होंने उसको कहा कष्ट उठाना पड़ेगा, जहमती माने कष्ट, तकलीफ या कष्ट कुछ भी कहे, तो आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। एक बात और बता दीजिए, मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए। जो व्यसन करते हैं उनको ये लगता है कि व्यसन करने से सुस्ताई दूर हो जाती है, व्यसन करने से शरीर में फुर्ती आती है, चाहे वो बीड़ी का हो चाहे किसी और मादक द्रव्य का सेवन हो, लगता है उसको गलतफहमी है। जो व्यसन नहीं करते उनमें भी तो फुर्ती होती है, जो खेल, जो खिलाड़ी होते हैं खेल खेलते हैं उनमें भी तो फुर्ती होती है। और आप जानते होंगे कि जितने भी खिलाड़ी हैं उनका डोपिंग टेस्ट भी होता है, कि कहीं इन्होंने कोई शक्तिवर्धक दवाइयाँ तो नहीं ली जिससे कि आदमी देर तक खेल सके, थके ना। तो अगर वो जैसे पहलवान होगा या इस तरह के कुछ खेल होते हैं जिनमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि इसने क्या कोई सेवन तो नहीं किया प्रतिबंधित दवाइयों का। तो कहने का मतलब ये हो गलतफ़हमियाँ होती हैं, लेकिन उनको महसूस भी होता है हमने बीड़ी पी ली तो फुर्ती आ गई। तो बोलने लगे, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए, अरे बात ही तो पूछिएगा, कौन से जान ले लेंगे आप हमारी? जान तो ना ले लेवेंगे। ये वही शब्द है, लेवेंगे, जावेंगे, बतावेंगे। ये पुराने प्रयोग हैं सब। उसमें भी अब क्या देर, जान ले भी लेंगे तो हम बूढ़े हो गए, अब क्या देर, देर सवेर तो हमने जाना ही है। ये माना जाता है कि जो वृद्ध है उसका जीवन थोड़ा-सा रह गया है, और रहता ही है। ये अलग बात है कि कोई जवान भी चले जाए, लेकिन ऐसी अपेक्षा की जाती है कि जवान की अभी उम्र काफ़ी है। वृद्ध हो गया तो कम ही समय है, चले भी जाएँगे तो चले भी जाएँगे। कितने वर्ष के हो गए हम? वो खुद ही बताता है कि 70 के हो चुके हम। तो नसरुद्दीन की उम्र है 70 वर्ष। फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले न मिले। फिर वो अपने पिता की उम्र पर चला गया कि जो हमारे वालिद थे, पिता थे, वो मरहूम शब्द आया यहाँ पे, स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता। एक मरहूम शब्द है और एक इससे मिलता जुलता और शब्द भी है महरूम। उस शब्द का अर्थ थोड़ा अलग है, लेकिन शब्दों में एक अक्षर भी आगे पीछे हो गया तो
बड़ा अंतर हो जाता है। महरूम, महरूम माने वंचित, वंचित, उसके बिना, उसके अभाव। तो ये महरूम शब्द है, ये मरहूम है। इतना अर्थ परिवर्तन हो जाता है सारा। तो खैर ये तो अतिरिक्त है, यहाँ पर आपने सिर्फ यही देखना है। तो कहते हैं हमारे स्वर्गीय पिता तो कूच किए, कूच माने प्रस्थान किए हुए, इस धरती से गए हुए, उनको जो उम्र थी उनकी जब गए तो 80 साल के थे। तो पता नहीं हमें इतनी मोहलत मिले न मिले, हमें इतना समय मिले या न मिले, हम 80 वर्ष तक रहते कि नहीं रहते, 70 के तो हो ही चुके हैं। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बन आया, तो कहा इस मजमून, इस विषय पर, मजमून का मतलब हो इस विषय पर, इस प्रसंग पर। तो इस विषय पर क्या कहते हो? उनके पिता 80 में गए, कह रहा मैं भी क्या पता 80 तक रहता हूँ नहीं रहता हूँ, चले जाऊंगा। सिर्फ इतना ही कहा। अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा, क्योंकि आपने कहा था बावर्ची खाने में जो किचन होता है, रसोई होती है। बावर्ची शब्द आप जानते हैं, जो खाना बनाने वाले होते हैं। खाना माने घर, किचन घर में उन्होंने काम किया, शाही खानदान के नान भाई रहे हों। तो ये बताइए, मियाँ नसरुद्दीन ने बेरुखी से टोका। वह बात तो पहले हो चुकी, मैंने बता तो दिया था कि उन्होंने हाँ शाही बावर्ची खाने में काम किया। कहते हैं हो तो चुकी है साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। ये जानना चाह रहे थे कि जब आप कह रहे हैं कि खानदानी नानवाई में हूँ और हमारे पूर्वज वहाँ काम कर चुके हैं, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि दिल्ली में बहुत सारे बादशाह हुए हैं, तो कौन से? हुमायूं हुआ, बाबर हुआ, अकबर हुआ, जहांगीर हुआ, औरंगजेब हुआ, ऐसे ही बहादुर शाह हुए। किस बादशाह के यहाँ काम करते थे? अजी साहिब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? बाल की खाल एक मुहावरा है ये भी। बाल कितने पतले होते हैं, और उसकी भी खाल अगर उसके इतने पतले हैं, और बाल की खाल निकालना कितना कठिन होता है। तो आप ये मानिए कि बात, छोटी सी बात है, उसमें से छोटी सी बात ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आप। बाल की खाल होती नहीं है, तो ढूंढने की कोशिश करना। क्यों खामो खाम आप बाल की खाल निकालने पे तुले हैं? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, इतना ही पर्याप्त नहीं है क्या? उसको थोड़ा झुंझलाहट होने लगी। हम खिसियानी हंसी हंसे, इनको हंसी आने लगी कि मतलब ये, उनको भी लगा कि ये मजाक सा कर रहा है, फालतू बातें कर रहा है, ये तो है नहीं कुछ इसके पास। हम ऐसे ही इससे पूछते रहे, है तो काफी, पर जरा नाम ले लेते तो उससे वक्त से मिला लेते। कहते आपने बता दिया वो तो ठीक है, काफी बता दिया आपने, आप नाम बता देते जरा से। यहाँ पर फिर वही चीज है, नुक्ता होता है तो जरा माने थोड़ा सा। हम देख लेते कि किस समय किस बादशाह के यहाँ आपके खानदानी जो आपके पूर्वज थे वो काम करते थे। हाँ वक्त से मिला लेते खूब, ये कहते हैं वक्त से मिला लेते खूब। मियां नसरुद्दीन कह रहे हैं यहाँ पर वक्त से मिला लेते, अच्छा बहुत खूब। पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? यानी किसको मिलाते? वक्त से किसी को मिलाया जा सकता है? जो बीत गया उस वक्त से किसको मिलाते हैं आप? वो दूसरा अर्थ ले रहा है उस बात को टालने के लिए। मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ा रहे हैं, जैसे थोड़ी देर पहले ये हंसे थे, अब मियाँ भी मान लो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, इस तरह से हंसे। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है? समय से समय को कौन मिला सका? आज का समय है, वो तब का समय था, दोनों समय को कोई मिला पाया? आज तक कोई नहीं मिला पाया। खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहते हो ना आप किसी बादशाह का नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना। चलो हम बताते हैं, उनका नाम कौन नहीं जानता? जहां पना बादशाह सलामत ही ना। उसने बोल दिया, जहां पना बादशाह सलामत ही ना। अब आप देखिए उसने किसी का नाम नहीं बताया। ये सब किसी बादशाह के लिए, किसी राजा के लिए कहा जाता है, नाम किसी का नहीं है। जापना आश्रयदाता जो होते हैं, बादशाह माने राजा, सलामत जो राजा हमेशा सलामत रहे, हमेशा रहे। तो कहने का मतलब किसी का नाम नहीं बताया, लेकिन उसने जो सुना था जापना बादशाह सलामत, वो कोई इतिहास का जानकार था नहीं, उसको कुछ पता तो था नहीं कि कौन कौन से बादशाह थे।
इसलिए उसने उनका ही नाम बता दिया जो सुना था उसने। तो वो कहते कौन से जापना बादशाह सलामत, बहादुर शाह जफर की, बहादुर शाह जफर की, उन्होंने बात आधी छोड़ दी कि कोई और। तो यहाँ पर हमने पढ़ा मियाँ नसरुद्दीन और इनकी बातचीत जो इनसे पूछ रहे हैं पत्रकार, उन्होंने बादशाह सलामत की बात की। तो कौन से थे क्या थे ये तो कुछ बताया नहीं, लेकिन हाँ अभी ये आगे भी चलता रहेगा, लेकिन जितना हमने पढ़ा है उसका हम मूल्यांकन बिंदु पर चर्चा करते हैं कि क्या अगर इसका मूल्यांकन करना हो जितना हमने पढ़ा है तो दो तीन बातें समझ में आती है। एक तो सुकरात की चर्चा हुई है इस बीच। सुकरात एक यूरोपियन यूनान का एक दार्शनिक था, एक फिलोसफर था। और वो जो फिलोसफर था वो उसने वो दर्शन दिया उस समय कि जो आम समाज में एक क्रांति करने वाला था। यहाँ तक कि जो राजा राज समाज शासन करने वाले लोगों पर भी वो प्रश्न किया करता था। और उसी की परिणति हुई कि बाद में सुकरात को उसके विचारों के लिए जेल में डाल दिया गया। और कहते हैं कि जब उसको जेल में डाल दिया गया तो उसको दंड स्वरूप मृत्यु दंड दिया गया, मौत की सजा सुनाई गई। और मौत की जो सजा सुनाई गई तो जहर दे करके उसको मरना था। ये कहा कि तुम्हें ये जहर का प्याला पीना है। कहते हैं उसने पिया। तो जो एक विचारक होते हैं, क्रांतिकारी होते हैं, विचारों से समाज से कई तरह की क्रांतियां होती है, विचारों की क्रांति होती है, रक्त क्रांति भी होती है। लेकिन विचारों की क्रांति श्रेष्ठ मानी जाती है जो लंबे समय तक और जो कई युगों तक वो क्रांति प्रासंगिक रहती है। तो सुकरात ऐसे एक दार्शनिक हुए जैसे भारतीय भी तमाम दार्शनिकों की हमने चर्चा की है। उसके अतिरिक्त यहाँ पर चर्चा हुई है, कुछ बादशाहों की चर्चा हुई है, दो तीन नाम पाठ के बीच में हमने पढ़े थे। उनको अगर प्रसंग लें, मुगल काल के जो शासक थे भारत में, आने को तो मोहम्मद गौरी के समय से शुरू हो चुका था, जब भारत में शासन हो गया था। लेकिन मध्य की काल की बात करें 1526 में यहाँ पर बाबर भारत में पहला राजा हुआ स्थायी रूप से मुगलों का। उसके बाद उसके पुत्र हुमायूं हुआ, फिर अकबर हुआ, जहांगीर हुआ, ऐसी शाहजहां हुआ, औरंगजेब हुआ। ये सब मध्यकाल के राजाओं के दौर हैं। तो बहादुर शाह जफर 1857 के क्रांति में इनका बड़ा योगदान है। और बहादुर शाह फिर उसके बाद रंगून जेल भेज दिया गया, फिर वहीं मौत उनकी हुई, वो बहादुर शाह जफर हुए। तो आप जब कभी इतिहास पढ़ते हैं, इन राजाओं की चर्चा होती है, तो इसको पूरा आप पढ़िए और थोड़ा खंगालिए। इतिहास का ज्ञान भी हिंदी पढ़ते पढ़ते आपको हो जाएगा। तो ये मूल्यांकन के कुछ बिंदु हैं। चर्चा के बिंदु में जैसे शब्द चित्र और संस्मरण पे हम बात कर चुके हैं पिछले दिनों जो हमने इस पाठ के अंश पढ़े थे। मुहावरे और कठिन शब्द भी हम साथ साथ पढ़ रहे हैं इसी में, जैसे महरूम जैसे शब्द आए हैं। उसके अतिरिक्त पैतृक व्यवसाय क्या होता है, खानदानी जो पेशा होता है। मान लो एक वकील है, उसका बेटा वकील बना, फिर उसका पोता भी वकील बना, यानी उसका बेटे का बेटा भी वकील बना। या डॉक्टर है, दादा डॉक्टर थे, पिता डॉक्टर थे, बेटा भी डॉक्टर बन गया। तो खानदानी पेशे के कई फायदे भी हैं, कई चीजें उनको विरासत में मिल जाती है। बहुत सारी बातें बेसिक जो आधारभूत जानकारियां होती हैं वो अपने परिवार में सुन लेते हैं या उनको करते हुए इलाज करते हुए देख लेते हैं। तो वो खानदानी पेशा होता है, उसके बहुत सारे लाभ भी होते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर चर्चा हुई है खोजी पत्रकारिता की। खोजी पत्रकारिता जब किसी विषय को खोजा जाता है, घटना घटती नहीं है, पत्रकार कहीं जा करके उस विषय को ढूंढता है और किसी विषय पर खोज करने के बाद जब लिखता है, या चैनल वाले हैं तो वो चैनल पर प्रसारण करवाते हैं, वो खोजी पत्रकारिता होती है। गृह कार्य में आप ये देखिए, आपने करना है आजादी से पूर्व और वर्तमान पाठशाला में शिक्षण का क्या अंतर है। तब विद्यालय कैसा रहा होगा, जैसे कि मियाँ नसरुद्दीन चर्चा करता है कि उस समय मदरसे में इस तरह का शिष्य और गुरु के साथ व्यवहार रहता था। छोटे बच्चा, छोटा बच्चा क्या ना हो, पहली बार क्यों ना आया हो, तो उसको शारीरिक दंड भी दिया जाता था। आज़ादी के बाद फिर मनोवैज्ञानिक तौर पर शिक्षण को महत्व दिया गया। इस पर आपने लिखना है।
हमने आज के इस पाठ में जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा की, जो जो हमने पढ़ा होगा, आशा है आपको समझ आया होगा। और मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।